710 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पहली दफ़े सिंध पहुंचा। ये इस्लाम की पहली आमद थी। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम व्यापारी बनकर आया था, इस्लाम का प्रचार करने नहीं। समस्या ये है कि जो बहुत ही बुनियाद परस्त मुसलमान हैं वो 710 ईस्वी से पहले के इतिहास को इतिहास नहीं मानते, और हिंदुओं में जो बहुत ही बुनियाद परस्त हिंदू हैं वो 710 ईस्वी के बाद के इतिहास को इतिहास नहीं मानते। बहरहाल एक बहुत ही ऐतिहासिक बात अभी भी हुई है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों की एक बेंच बनाई है जिसमें अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या की जाएगी और उनके शिक्षण संस्थानों के बारे में भी बात की जाएगी। दूरगामी नतीजे की संभावना वाले एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी 11 सदस्यों वाली ऐतिहासिक पीठ ने अल्पसंख्यक शब्द और अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों तथा उन्हें चलाने के अधिकार पर बहस शुरू कर दी है। अल्पसंख्यकों के बारे में हमारे संविधान में कई जगह विवरण है और अनुच्छेद 29 और 30 में खास तौर पे, लेकिन वहाँ शब्द है अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज। उस शब्द की परिभाषा कहीं भी संविधान में नहीं दी गई है। उनके कुछ अधिकार दे दिए हैं कि इनको जैसे एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है वो अपने बना सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरी प्रकार के स्कूल और कॉलेज होंगे, उनका स्टैंडर्ड वही होगा जो दूसरों का है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण और शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार सुरक्षित है, फिर भी जनहित याचिकाओं के जरिए जो आपत्तियां सामने आई हैं वो खास तौर पर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर ज्यादा हैं। इसके तहत अगर कोई पॉइंट उठते हैं और जो समझते हैं जो देश के हित में इसकी व्याख्या जरूरी है तो खंडपीठ इसको कर देगी। अगर वो कह देगी कि पहले 7 जजों का जो जजमेंट है वो ठीक है तो वो कह देंगे कि ये अभी कोई नया निर्णय करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 11 सदस्यीय खंडपीठ इस संबंध में करीब 200 याचिकाओं पर सप्ताह के हर मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी। ये पीठ अनुच्छेद 30(1) की भी व्याख्या करेगी, जिसमें हर एक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार है। इस पूरी प्रक्रिया में अल्पसंख्यक शब्द को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन लेखी अलग ढंग से ही अपनी बात रखते हैं। 11 सुप्रीम कोर्ट के जज ये बैठे डेफिनेशन देने के लिए कि माइनॉरिटी क्या है, तो कल को उनको बैठना इसलिए भी पड़ेगा कि ईस्ट की डेफिनेशन क्या है जहां से सूरज निकलता है। ये एक लीगल एक्सरसाइज मुझे नजर नहीं आती। ये सरासर अनएडल्ट्रेटेड पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। साथ ही पीएन लेखी साहब का ये भी मानना है कि इसके लिए जो समय चुना गया है वो बेहद संवेदनशील है। गुजरात की आफत पड़ी है, अब उस बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी की बहस सुनेगा तो गुजरात के फसाद में ज्यादा बढ़ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के कारण। संविधान समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट समय नहीं देखता है, ये तो प्रक्रिया है, चल रही है, और इसमें तो सिर्फ एक बहुत ही ड्राई तरीके से कानून पे समीक्षा होगी, संविधान पे समीक्षा होगी। इसमें कोई आजकल के मुद्दों की समीक्षा नहीं हो रही है। बहरहाल न्यायमूर्ति बीएन कृपाल की अध्यक्षता में बनी सुप्रीम कोर्ट की 11 सदस्यीय पीठ ये भी देखेगी कि क्या केवल संख्या के आधार पर ही कोई अल्पसंख्यक हो सकता है, या कोई समुदाय किसी प्रदेश में बहुसंख्यक है तो दूसरे राज्य में अल्पसंख्यक माना जाएगा। इन सारे मुद्दों की समीक्षा के साथ साथ ये पीठ अल्पसंख्यक चरित्र वाली शिक्षा संस्थाओं की भी समीक्षा करेगी। अस्सी के दशक में बोफोर्स कांड ने भारतीय राजनीति में भारी उथल-पुथल मचाई और नेहरू गांधी परिवार का भारत पर लगभग एक छत्र राज भी खत्म हुआ। कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, नई सरकारें बनी और कुछ राजनीतिक दल तो इस मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां आज तक सेक रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तकनीकी नुक्ते पर हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ बोफोर्स कांड में दलाली की सीबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया। वैसे ये फैसला ना तो इस लंबे विवाद के खत्म होने का सूचक है और ना ही हिंदुजा बंधुओं की बेदाग होने की, उनकी ईमानदारी का कोई आखिरी सर्टिफिकेट। अलबत्ता सीबीआई की लापरवाही का ये एक सूचक अवश्य है।
साथ ही साथ सीबीआई और सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संबंध भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। जिस बोफोर्स कांड ने 1987 में भ्रष्टाचार के मामले के साथ एक हलचल मचा दी थी, राजनीतिक सामाजिक हलकों में एक सनसनी का विस्तार हो गया था। आज केवल उसका कानूनी पक्ष ही जीवित बचा है। अब ये केवल केंद्र जांच ब्यूरो, केंद्र सतर्कता आयोग और अदालत भर का मामला रह गया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा अपना आरोप पत्र सीवीसी को न दिखाने और सीवीसी द्वारा आरोप पत्र न देखने की जिम्मेदारी निभाने के लिए दोनों की खिंचाई की है। आखिर हाई कोर्ट का फैसला कि हिंदुजा बंधुओं के मामले में पहले सीवीसी से इजाजत क्यों नहीं ली गई, कितना ठीक है? उन्होंने विनीत नारायण के उच्चतम न्यायालय के जजमेंट को इस प्रकार से पढ़ा है कि हाईकोर्ट के अनुसार, विनीत नारायण के निर्णय के अनुसार सीवीसी का पहले से परमिशन लेनी चाहिए थी। मेरा खुद का मानना है कि अगर विनीत नारायण का केस पढ़ा जाए ध्यान से तो शायद सीवीसी की प्रायर परमिशन या सैंक्शन की कंडीशन जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कानूनी उधेड़बुन की वजह से हिंदुजा बंधुओं का खारिज केस फिर से कंसिडर कर लिया जाए, लेकिन बोफोर्स मामले में जिन आधारों पर सीबीआई का आरोप पत्र खारिज हुआ, उससे यही लगता है कि उसने इसके लिए पुख्ता तैयारी नहीं की थी। सीबीआई तो पूरी पुख्ता तैयारी से केस प्रस्तुत करती है कोर्ट में अपनी तरफ से। अब उसमें क्या होता है कि जब केस कोर्ट में चलता है तो उसमें जुडिशियल स्क्रूटनी होती है एविडेंस की, गवाहों के बयानात होते हैं, डिफेंस को मौका दिया जाता है अपना पक्ष प्रस्तुत करने का, लीगल पोजीशन देखी जाती है, एविडेंस को कोर्ट स्क्रूटनाइज करता है कि एविडेंस कन्विक्शन के काबिल है या नहीं है। आज जब हाईकोर्ट प्रमुख अभियुक्तों को घूस देने वालों को बरी करता है तो बेदाग सम्मान बरी नहीं करता है, तकनीकी कारणों से करता है। और कई सवाल ये बचे रह जाते हैं कि क्या इतना साधन संपन्न व्यक्ति या परिवार सीबीआई को भी स्पष्ट शब्दों में कहा जाना चाहिए खरीद सकता है, ताकि उसकी जांच इतनी कमजोर रहे कि भविष्य में अदालत से मामला बरी हो जाए। बोफोर्स तोप दलाली, जो कि 80 के दशक में गैर कांग्रेसी दलों के लिए भ्रष्टाचार का एक प्रतीक बन गई थी, आज भाजपा जैसी पार्टियां मामले को कोर्ट में चलने की दुहाई देकर टिप्पणी करने से बच रही हैं। अभी हमारे सामने उसका परिणाम सामने नहीं आए हैं, केस न्यायालय में पेंडिंग है, न्यायालय के सामने है, इसलिए उस मामले में कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगी। भाजपा के लिए जहां आज भ्रष्टाचार स्वीकार्य बन गया है, वहीं कांग्रेस बोफोर्स को कोई मुद्दा मानने को तैयार नहीं। 64 करोड़ की बोफोर्स तोप दलाली आज छोटी लगती है, क्योंकि उसके बाद तो देश के राजनीतिक गलियारों को हजारों करोड़ रुपए के घोटाले देखने की आदत सी पड़ गई है। आखिर बोफोर्स का ये दिशाहीन मुद्दा कब तक यूं ही हवा में लहराता रहेगा? ये बोफोर्स का चक्का घूमता रहेगा और शायद कच्ची मिट्टी का भांडा इस पर कुम्हार की चाक की तरह बनता बिगड़ता रहेगा। सुश्री मल्लिका साराभाई और श्री दिगंत ओझा ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की। उसके कारण गुजरात में चुनाव होने से रुक गए। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती, इसके पीछे बहुत ही खतरनाक संकेत हैं और इन संकेतों को शब्द दिए थे चंद्रबाबू नायडू ने भी कि क्या अपने राजनीतिक लाभ के लिए, सियासी फायदे के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, क्या उसको हाईजैक किया जा सकता है? गुजरात में जहां हिंसा अभी भी जारी है, वहां पहले चुनाव हो या स्थिति को सामान्य किया जाए, इसमें बहस की आखिर क्या गुंजाइश है? लेकिन नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के ग्राफ को ऊपर ले जाने वाले कथित विशेषज्ञ इस बहस को चला रहे हैं। शांत कुमार जैसा कोई भाजपा का नेता सच बोलने का साहस दिखा भी रहा है तो उसे राजनीतिक वनवास की धमकी देकर सार्वजनिक माफी भी मंगवाई जा रही है। भाजपा एक तरह से पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर गुंडागर्दी मचाकर रखना चाहती है। चौतरफा थूथू और केंद्र सरकार पर आई संकट की वजह से नरेंद्र मोदी ने चुनाव कराने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। एक मुख्यमंत्री आके हमें फायदा होता है इसके वास्ते भंग कर रहा हूं, कोई किस सारा गांव जल रहे, 5-10 गांव जल रहे, निर्वाचन कैसे चल सकता है? सारा 10 गांव गंगा जी के अंदर डूब गया, निर्वाचन चल सकता है? ये प्रधानमंत्री कौन है बोलने के लिए, मुख्यमंत्री कौन है बोलने के लिए, गांव राज्यपाल कौन है बोलने के लिए? ये फर्ज सौंप दिया है निर्वाचन आयोग के ऊपर। अरे जम्मू कश्मीर में तो पिछले 15 साल से फौज लगी हुई है और रोज हत्याएं होती हैं। पूरी जो घाटी थी कश्मीर की उसको हिंदुओं से विहीन कर दिया गया है, पूरी की पूरी एक कम्युनिटी निकल गई है वहां से।
उसके बाद वहाँ चुनाव होते हैं। आखिर किस नैतिक अधिकार से भाजपा गुजरात की तुलना कश्मीर से कर रही है, जबकि सत्ता की मलाई चाटने के लिए वो पहले ही अपने बुनियादी मुद्दे अनुच्छेद 370 को छोड़ चुकी है। आज भाजपा गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों का इस्तेमाल वोट की राजनीति के रूप में करना चाहती है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर 1984 में कांग्रेस बखूबी कर चुकी है। इंदिरा गांधी मर के कम लगभग 20 साल हो गया। भारत 2000 में एंटर हो गया। ये मतलब नहीं है 20 साल का पहले क्या हुआ, 40 साल का पहले क्या हुआ, 60 साल का पहले क्या, 100 साल का पहले क्या हुआ। भारत आगे जाना है, हम ये सोचना है ये निर्वाचन होने से कौन सा पार्टी का फायदा होगा, कौन सा पार्टी का फायदा नहीं होगा, ये बिल्कुल कंसिडरेशन नहीं है। जहां डॉक्टर जीवीजी कृष्णमूर्ति भावना के बल पर पाए गए जनादेश को खारिज करते हैं, वहीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संघमा भी इस तरह की राजनीति को देश के लिए खराब मानते हैं। वो लोग देश के बारे में नहीं सोच रहा है, सेकुलरिज्म के बारे में नहीं सोच रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन में के बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ वो चुनाव के बारे में सोच रहा है। एक कम्युनिटी का सेंटिमेंट अरोज करो, और उसी सेंटिमेंट से आप वोट लीजिए, ये राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनका विश्वास सरकार से उठ गया हो, ऐसे में वहां पर चुनाव कराने की हड़बड़ाहट दिखाना कितना नैतिक होगा। 6 करोड़ के प्रदेश में अगर 1 लाख लोग हैं, उनकी समस्या है, उस समस्या अपनी जगह हल होनी चाहिए, पर आप प्रजातंत्र को ताक पे रख दें उस वजह से, ये कोई आवश्यक नहीं है। और चुनाव पोस्टपोन होने से उनकी स्थिति सुधर जाएगी, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं। आज गुजरात में जो हो रहा है, बाई एंड लार्ज मेजोरिटी जो जनता है देश में, उसको गलत समझ रहा है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के चलते और राजग घटक दलों के दबाव में चुनाव को फिलहाल टाल दिया है, लेकिन दंगा पीड़ितों के घाव पर नमक छिड़कने का एक और काम भाजपा ने जरूर कर दिया है। 17 अप्रैल को बजाय दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के 70 सांसदों और विधायकों को आधी कीमत पर जमीन दिलाकर उनका पुनर्वास किया गया। संवेदनहीनता की इससे बड़ी मिसाल दूसरी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ सियासी फायदे के लिए चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक करने की कोशिश भाजपा ने छोड़ी नहीं है। गुजरात में वो किसी भी कीमत पर ये प्रयोग कर लेना चाहती है।